वेलकम टू बिहार मैटर्स। एक बहुत ही आत्मविश्वास भरे नमस्कार के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये जो सत्र है ये बायोलॉजी लेक्चर 11 है और ये इस सीरीज का फाइनल लेक्चर है। जी बिल्कुल। और आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही खास है, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव शरीर विज्ञान। हाँ, और मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये सत्र हमारी बिहार सरकारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अगर हम बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और टीचर एग्जाम्स की बात करें। सही कहा आपने। देखिए, इन परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमने पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी जो हमारे पीवाईक्यूज हैं और एनसीईआरटी के जितने भी मुख्य बिंदु हैं उन सबको शामिल किया है। बिल्कुल। और आज का ये पूरा सत्र एक औपचारिक, एकेडमिक और परीक्षा केंद्रित क्लासरूम शैली में ही रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी, तो अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की परिभाषा से शुरुआत करें तो इसका सीधा सा मतलब है मानव शरीर प्रणालियों के कार्यों का अध्ययन। मतलब हमारे शरीर के अंग कैसे काम करते हैं। राइट। और शरीर की किसी भी प्रणाली को काम करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, ऊर्जा की आवश्यकता तो होती ही है। बिल्कुल होती है। और विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि ये ऊर्जा हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से प्राप्त होती है। इसलिए हम सबसे पहले पाचन पर ही चर्चा करेंगे। तो जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि पाचन पेट से शुरू होता है। लेकिन इसकी शुरुआत तो हमारे मुंह यानी माउथ से ही हो जाती है ना? एकदम सही। मुंह में सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यानी दांतों से खाने को चबाना और छोटे टुकड़ों में तोड़ना। लेकिन असली काम तब होता है जब खाने में हमारी लार यानी सलाइवा मिलती है। हाँ, और लार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, एमिलेज। जी, एमाइलेज का काम बहुत विशिष्ट है। यह एंजाइम खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़कर माल्टोस में बदल देता है। तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक पाचन मुंह से ही शुरू हो गया है। क्या बात है। इसके बाद खाना हमारे आमाशय यानी स्टमक में जाता है। वहां तो बहुत शक्तिशाली एसिड होता है ना? बिल्कुल। पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और साथ ही पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है। HCl एक तो कीटाणुओं को मारता है और दूसरा वो पेप्सिन को एक्टिव करता है ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। अच्छा, तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ ट्रैप की याद आ रही है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाँ, बताइए। देखिए, छात्रों के बीच एक बहुत ही आम गलतफहमी होती है कि खाने का सबसे अधिक पाचन पेट यानी स्टमक में ही होता है क्योंकि खाना वहां बहुत देर तक रहता है। और यही वो ट्रैप है जहां अच्छे अच्छे विद्यार्थी फंस जाते हैं। देखिए, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन या अधिकतम पाचन कहाँ होता है तो उसका उत्तर कभी भी पेट नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत होता है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। पेट में तो बस खाना मिक्स होता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन और अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। हाँ, और छोटी आंत में फैट यानी वसा को पचाने के लिए लाइपेज नाम का एंजाइम भी होता है जो फैट को फैटी एसिड्स में बदल देता है। बिल्कुल सही कहा। और जो खाना पच नहीं पाता वो अंत में लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में चला जाता है। तो क्या बड़ी आंत में भी कुछ पाचन होता है? नहीं, बड़ी आंत का मुख्य कार्य पाचन नहीं है। इसका मुख्य काम सिर्फ पानी का अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन करना है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। तो ये तो हो गया हमारा पाचन तंत्र। अब पाचन के बाद शरीर को उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जी हाँ। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो आती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से। राइट। और फिर इस ऑक्सीजन और पचे हुए भोजन की ऊर्जा को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बिल्कुल। तो पहले अगर हम श्वसन तंत्र के मुख्य बिंदुओं को देखें तो हमारे लंग्स यानी फेफड़ों का मुख्य कार्य है गैस विनिमय या गैस एक्सचेंज करना। हाँ, और सांस लेने की इस पूरी गति को हमारा डायफ्राम नियंत्रित करता है। सही कहा। अब अगर हम परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पर आएं तो इसका केंद्र हमारा हार्ट है। मनुष्यों के हृदय में 4 कक्ष यानी 4 चेम्बर्स होते हैं। ओहो,
2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स है ना? बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, मनुष्यों में डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण होता है। मतलब खून को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। एक तरफ राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड यानी बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध रक्त होता है। हाँ, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है, जो फेफड़ों से होकर वापस हृदय में आता है और फिर पूरे शरीर में पंप किया जाता है। राइट। और अगर हम उस रक्त के घटकों की बात करें तो उसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जी। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, डब्ल्यूबीसी हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और प्लेटलेट्स का काम है चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना यानी क्लॉटिंग करना। बिल्कुल। श्वसन तंत्र पर वापस लौटते हुए मैं एक एनालॉजी प्रस्तुत करना चाहूंगी। हमारे फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं वे स्पंज के छोटे बुलबुले या अंगूर के गुच्छों की तरह होते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और ये एल्वियोली फेफड़ों का सरफेस एरिया या सतह क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या गैस विनिमय की वास्तविक प्रक्रिया फेफड़ों में हर जगह होती है या सिर्फ इन्हीं एल्वियोली में? देखिए, गैस विनिमय विशेष रूप से केवल एल्वियोली में ही होता है। ये एक बहुत स्पष्ट तथ्य है जिसे विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। अच्छा। और इसके अलावा रक्त को लेकर मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ ट्रैप्स बताना चाहूंगा। परीक्षाओं में अक्सर फंसाया जाता है कि क्या आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है? हाँ, ये तो बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जवाब है कि परिपक्व आरबीसी में कोई न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। दूसरा ट्रैप ये है कि खून में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो वो हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाई जाती है। राइट। और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन सा खनिज चाहिए होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा Fe मौजूद होता है। लोहे के बिना हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। तो अब हमने ऊर्जा भी बना ली और उसे पूरे शरीर में पहुंचा भी दिया। लेकिन जब शरीर ऊर्जा बनाने के लिए इन पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का उपयोग करता है तो कुछ अपशिष्ट या वेस्ट भी तो उत्पन्न होता होगा? बिल्कुल होता है। और इस जहरीले अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का बहुत ही जरूरी कार्य हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र करता है। तो उत्सर्जन तंत्र का सबसे मुख्य अंग तो हमारी किडनी यानी गुर्दा है। जी हाँ। और यहाँ परीक्षा का एक और सीधा सवाल बनता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई क्या है? उसका उत्तर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। क्या आप मूत्र निर्माण यानी यूरिन फॉर्मेशन के मुख्य चरणों को स्पष्ट कर सकते हैं? जरूर। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, जो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस वाले हिस्से में होता है जहां खून छनता है। दूसरा चरण है रीअब्जॉर्प्शन, जो ट्यूब्यूल्स में होता है। इसमें शरीर काम की चीजों को वापस सोख लेता है। और तीसरा चरण है सीक्रीशन, जहां बचे हुए अपशिष्ट को नलिकाओं में डाल दिया जाता है। बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ट्रिकी PYQ याद आ रहा है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और विद्यार्थी अक्सर इसमें भ्रमित होते हैं। कौन सा सवाल? सवाल यह है कि यूरिया यानी यूरिया का निर्माण कहाँ होता है और इसका उत्सर्जन कहाँ होता है। ज्यादातर छात्र सोचते हैं कि किडनी ही मूत्र बनाती है तो यूरिया भी वहीं बनता होगा, और यहीं उन्हें नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ता है। मैं इस बात पर खास जोर देना चाहूंगा, विद्यार्थियों, यूरिया का निर्माण लिवर यानी यकृत में होता है। लिवर में बनता है? जी, लिवर में अमोनिया से यूरिया बनता है, लेकिन उसे खून से छानकर शरीर से बाहर निकालने यानी एक्सक्रीशन का जो कार्य है वो किडनी या गुर्दे द्वारा किया जाता है। मतलब फैक्ट्री लिवर है और फिल्टर करने वाली मशीन किडनी है। एकदम सही एनालॉजी है। तो अब तक हमने पाचन, श्वसन और उत्सर्जन जैसी कई प्रणालियों की बात की, लेकिन इन सभी प्रणालियों को एक साथ सुचारू रूप से काम करने के लिए किसी तरह के नियंत्रण यानी कंट्रोल की आवश्यकता तो होती ही होगी। बिल्कुल। शरीर में ये नियंत्रण 2 प्रकार से होता है। पहला है तत्काल विद्युत संकेतों द्वारा, जो बहुत फास्ट होता है, उसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हाँ। और दूसरा है धीमे रासायनिक हार्मोन्स द्वारा, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। राइट। तो तंत्रिका तंत्र के तो मुख्य रूप से कुछ भाग होते हैं, जैसे CNS, है ना? जी, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम
जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। फिर होता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नसों का नेटवर्क है। और एक एएनएस होता है जो इनवॉलंटरी एक्शंस यानी अनैच्छिक कार्यों को कंट्रोल करता है। नसों की बात करें तो उसकी इकाई न्यूरॉन होती है और न्यूरॉन की संरचना का एक क्रम होता है जो परीक्षा में आता है। डेंड्राइट से सेल बॉडी और फिर एक्सॉन, राइट? बिल्कुल सही। संदेश सबसे पहले डेंड्राइट में आता है, फिर सेल बॉडी में, और अंत में एक्सॉन के माध्यम से आगे बढ़ता है। यहाँ पर भी एक PYQ ट्रैप है। हम सब जानते हैं कि ब्रेन शरीर का कंट्रोल सेंटर है, लेकिन क्या सारे फैसले ब्रेन ही लेता है? नहीं, सारे नहीं। जब भी कोई रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जैसे अचानक गर्म चीज पर हाथ पड़ना, तो उसका नियंत्रण सीधे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है, ब्रेन द्वारा नहीं। ये समय बचाने के लिए होता है। ये तो बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। अब अगर हम धीमे वाले सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो इसमें ग्रंथियां आती हैं। जी, इसमें सबसे ऊपर है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन निकालती है। फिर गले में थायराइड ग्लैंड होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, और ये मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, जिससे सही से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। सही कहा। और हमारी किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है जो एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है। ये हमारे फाइट और फ्लाइट यानी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए होता है। लेकिन एक ग्रंथि है पैंक्रियास यानी अग्न्याशय। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंसुलिन निकालता है। मैं इस पर थोड़ा जोर देना चाहूंगी। जी बताइए। परीक्षाओं में इंसुलिन के सटीक कार्य पर बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। क्या इंसुलिन ब्लड शुगर को बढ़ाता है या कम करता है? ये परीक्षा में एक बहुत ही आम PYQ ट्रैप है। विद्यार्थियों को लगता है कि इंसुलिन से ऊर्जा मिलती है तो ये शुगर बढ़ाता होगा, लेकिन नहीं। इंसुलिन रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को हमेशा कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो इंसुलिन ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। बिल्कुल। ये ग्लूकोज को खून से निकालकर कोशिकाओं के अंदर धकेलता है। तो अगर हम देखें इन सभी प्रणालियों, पाचन से लेके तंत्रिका तंत्र तक, इन सब के एक साथ काम करने का कोई तो अंतिम लक्ष्य होगा। जी हाँ, इन सबका एक ही अंतिम लक्ष्य है, शरीर के भीतर एक स्थिर और संतुलित वातावरण बनाए रखना, जिसे विज्ञान की भाषा में होमियोस्टेसिस कहते हैं। एकदम सही, होमियोस्टेसिस। जैसे कि शरीर के तापमान का नियंत्रण यानी टेम्परेचर रेगुलेशन। बाहर चाहे कितनी भी सर्दी या गर्मी हो, शरीर अपना अंदर का तापमान स्थिर रखता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हम पूरे लेक्चर से सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक त्वरित सारांश यानी रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों के दिमाग में ये सारे प्रीलिम्स ट्रैप्स छप जाएं? जरूर, ये बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पेट में नहीं। राइट। और RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बिल्कुल। खून में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। और किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। जी। और सबसे बड़ा ट्रैप, यूरिया का निर्माण लिवर में होता है, किडनी में नहीं। ओह, ब्रेन शरीर का कंट्रोल सेंटर है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन सीधे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। सही। इंसुलिन हमेशा ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए आयोडीन पर निर्भर रहना पड़ता है। और आखिरी पॉइंट, मनुष्यों में रक्त का डबल सर्कुलेशन होता है। बिल्कुल। ये वो सारे तथ्य हैं जो बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस सत्र से BPSC, BSSC और अन्य परीक्षाओं के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी विषय की प्रासंगिकता पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। जी, और मैं सभी विद्यार्थियों को दृढ़तापूर्वक सलाह दूंगा कि वे परीक्षाओं में नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए इन सभी PYQ ट्रैप्स का बार बार रिवीजन करें। बिल्कुल। तो ये विषय आज यहीं समाप्त होता है, लेकिन विज्ञान की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारे अगले सत्र में भी जारी रहेगी। जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बिहार मैटर्स के इस सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद। निरंतर पढ़ते रहें और अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। नमस्कार।